नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सुप्रीम फैसलों का होगा नया साल। 5 बड़े मामले बताएंगे आपको जिसमें हो सकते हैं ऐतिहासिक फैसले। एमपी में सताने लगा JN.1 वेरिएंट का डर। कोविड के नए वेरिएंट का सामना करने भोपाल में हुई मॉक ड्रिल। नीतीश कुमार क्या फिर बदलेंगे पाला? इंडिया अलायंस में अच्छे दिनों की उम्मीद टूटने के बाद चौंकाने की आशंका। नाराज नहीं है शिवराज, प्लान के हिसाब से बढ़ रहे हैं आगे, मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खुलकर आया अजरबैजान। भारत आर्मेनिया हथियार डील से बौखलाए। अब खबरें विस्तार से। नए साल में महज कुछ ही दिन बचे हैं। आने वाला साल 2024 काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इस साल कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसले भी सुना सकता है। नए साल में महज कुछ ही दिन बचे हैं। आने वाला साल 2024 काफी अहम होने वाला है। इस साल कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसले भी सुना सकता है। पहला मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती वाली अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में फैसला आने वाला है। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह ब्यौरा पेश करे कि बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों में कितना फंड रिसीव किया। कोर्ट ने आयोग के प्रति इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि उसके पास अभी इस बारे में डेटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किकबैक यानी रिश्वत और बदले में फायदा पहुंचाने का सवाल है, साथ ही गोपनीयता का मुद्दा भी है। अगला मामला था ईडी के हकों पर है रिव्यू पिटीशन। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती, कुर्की के साथ साथ सर्च करने का अधिकार है। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने यह मामला आया था। बेंच के सामने जब केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें जवाब के लिए वक्त चाहिए, तब मामले की सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला चीफ जस्टिस के सामने भेजा जाएगा और वह नई बेंच का गठन करेंगे। नई बेंच सुनवाई करेगी और फिर फैसला होना है। तीसरा मामला है दिल्ली में सर्विसेज केस पर सुनवाई। सर्विसेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने नया कानून बनाया है। इसे दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है। इस पर संवैधानिक बेंच सुनवाई करने वाली है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि चूंकि संसद ने अब कानून पास कर दिया है, ऐसे में याचिका में वह बदलाव चाहते हैं। अब वह एक्ट को चुनौती देना चाहते हैं। संसद में इस मामले में GNCT दिल्ली संशोधन बिल 2023 को पास कर दिया है। इसे दिल्ली सर्विस बिल कहा जा रहा है। इसके तहत केंद्र में ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग और ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है। अगला मामला है मुफ्त चुनावी वादों को परखा जाएगा। मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में जो फैसला दिया था, उस पर दोबारा विचार की जरूरत है। उस फैसले में कहा गया था कि राजनीतिक पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा करती है वह करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। याची ने कहा है कि चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द की जाए। अगला मामला था अविवाहित महिला को सरोगेसी। सिंगल अविवाहित महिला को सरोगेसी का लाभ मिलेगा? इस संवैधानिक सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण का फैसला किया है। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि सरोगेसी कानून के उस प्रावधान को खारिज किया जाए जो सिंगल अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए बच्चे की इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BB नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। देश में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित राजधानी दिल्ली में कोविड के मामले सामने आने के बाद
देश भर के साथ एमपी में भी डर बढ़ने लगा है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन नए वेरिएंट का सामना करने के लिए भोपाल में डॉक्टरों ने मॉक ड्रिल की संख्या में एक बार फिर से बढ़ने रिपीट कोविड-19 के पॉजिटिव और एक्टिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ये संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दिसंबर 2023 से चीन, अमेरिका और सिंगापुर में कोविड के नए वेरिएंट के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए निगरानी एवं नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। भोपाल में कोविड-19 का कोई भी नया केस नहीं मिला है, फिर भी हेड डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है और मॉक ड्रिल भी कर रहा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के चलते विभाग के लोक स्वास्थ्य की आपात स्थिति से निपटने के लिए समय समय पर तैयारियों का सतत मूल्यांकन करता रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में विगत दिनों गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ संस्थाओं में मॉक ड्रिल भी आयोजित हुआ है। भोपाल में हॉस्पिटल की मेडिकल सुविधाओं के साथ डॉक्टरों के अलर्टनेस के लिए जांच हुई, जिसमें एम्बुलेंस, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन प्लांट की कार्यक्षमता, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, आइसोलेशन वार्ड की उपलब्धता, मानव संसाधन क्षमता, कोविड परीक्षण की क्षमता, टेलीमेडिसिन सेवाओं की उपलब्धता, लॉजिस्टिक की उपलब्धता के लिए मूल्यांकन किया जा चुका है। वर्तमान में भोपाल जिले में 15,000 से अधिक हॉस्पिटल बेड उपलब्ध है। अस्पतालों में 3,500 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर उपलब्ध है। इसके साथ ही 2,000 से अधिक आईसीयू बेड, 750 वेंटिलेटर बेड क्रियाशील है। जिले में 4,000 से अधिक चिकित्सक, 6,500 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर, 2,000 पैरामेडिकल कर्मचारी, 150 एम्बुलेंस उपलब्ध है। 21,000 लीटर से अधिक क्षमता के 30 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है। 1,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं 5,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भोपाल जिले में है। सभी आवश्यक दवाइयां, मास्क, पीपीई किट भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के लक्षणों के आधार पर जांच सहित सभी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया जा चुका है। भोपाल जिले में कोविड-19 संक्रमण का कोई भी केस नहीं मिला है। कोविड से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किंतु सतर्कता आवश्यक है। सभी बड़े शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज की पर्याप्त क्षमता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जितना इंडिया अलायंस से खफा है, उससे कम उनकी नाराजगी आरजेडी को लेकर नहीं है। आरजेडी के साथ रहते लोकसभा सीटों के बंटवारे में मुश्किलें भी आ रही हैं। आरजेडी विधायकों की संख्या के आधार पर जेडीयू से अधिक सीटें चाहता है, तो नीतीश सीटों का हवाला देकर कम से कम 16 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन भी किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी पलटी मार राजनीति का एक बार फिर परिचय दे दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विपक्ष के 28 दलों को लेकर बने इंडिया अलायंस में जिस तरह नीतीश की उपेक्षा होती आ रही है और ऐसी उपेक्षाओं पर जैसी उनकी पलटी मारने की आदत रही है, उसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि जेडीयू कार्यकारिणी की 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद नीतीश अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को राहुल ने फोन कर मनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये भी तय है कि नीतीश के दिल से दिल्ली बैठक की टीस खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए बड़े झटके जैसा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले अपनी पार्टी के लोगों से रायशुमारी करेंगे कि आरजेडी की वजह से उनकी संसदीय सीटों में कटौती। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले अपनी पार्टी के लोगों से राय मशुरा करेंगे कि आरजेडी की वजह से उनकी संसदीय सीटों में कटौती करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी को कौन सा कदम उठाना चाहिए? विश्लेषक यह भी मानते हैं कि इस बार नीतीश अपने मन से पलटी मारने का फैसला नहीं लेंगे। इसमें वे अपनी पार्टी जेडीयू के नेताओं को भी शामिल करना चाहते हैं। जेडीयू में यह आम धारणा बन गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी बढ़ गई है। जेडीयू अध्यक्ष होने के बावजूद ललन सिंह के मन में आरजेडी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है।
नीतीश के सामने बड़ा संकट यह है कि ललन सिंह को अगर उन्होंने दरकिनार किया तो कमान किसे सौंपेंगे। विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा से नीतीश की नजदीकियां इशारा करती है कि इनमें से किसी एक को पार्टी की कमान वे सौंप सकते हैं। एक कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि पूर्व की भांति नीतीश पार्टी की कमान आधिकारिक तौर पर अपने ही पास रखे। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे हैं। इंडिया अलायंस बनने के बाद से ही उन्हें दरकिनार किया जाता रहा है। विपक्षी अलायंस की अब तक 4 बैठकें हुई है, लेकिन न नीतीश की बात सुनी जाती है और न उनकी सलाह मानी जाती है। इससे वे बेहद नाखुश है। हालांकि इंडिया अलायंस में शामिल आरजेडी और जेडीयू का प्रदेश नेतृत्व नीतीश की नाराजगी से इनकार करता रहा है। नीतीश की नाराजगी की 3 प्रमुख वजह बताई जा रही है। पहले यह कि इंडिया अलायंस की दिल्ली में हुई चौथी बैठक के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ निकले तो नीतीश कुमार अकेले गए। पहले तीनों साथ आते जाते रहे। दूसरा कारण ये कि बैठक समाप्ति पर नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव बिना मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिए खिसक गए। तीसरी वजह की बैठक समाप्ति के 36 घंटे बाद भी नीतीश या लालू घराने से बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि नीतीश ने अपनी ओर से नाराजगी भी बात नहीं की, लेकिन उनकी चुप्पी से नाराजगी का संकेत तो मिल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस में संयोजक नहीं बनाए जाने या पीएम की रेस में कोई नाम लेवा नहीं मिलने से ही नीतीश नाराज है। उनकी नाराजगी के दूसरे कारण भी है। इनमें सबसे बड़ा कारण है आरजेडी के साथ सीटों का तालमेल का नहीं बैठना। आरजेडी नीतीश से कम सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं चाहता, जो जेडीयू को अपने सीटिंग सांसदों से कम सीट नहीं चाहिए। आरजेडी टिकट बंटवारे में विधायकों की संख्या को आधार बनाना चाहता है, जबकि जेडीयू सीटिंग सांसदों को। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से नीतीश की ट्यूनिंग इन दिनों अच्छी नहीं चल रही है। पूर्वी क्षेत्र परिषद की पटना में पिछले दिनों नीतीश तेजस्वी शामिल हुए थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे हैं। यहाँ तक इन्वेस्टर्स मीट में तेजस्वी शामिल नहीं हुए। लालू भी पहले नीतीश के घर अचानक पहुंच जाते थे, तो नीतीश भी वक्त बेवक्त लालू से मिलने राबड़ी देवी के आवास जाने में संकोच नहीं करते थे। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला भी थमा गया है। नीतीश कुमार को पता है कि अगर उनकी पार्टी को पिछली बार से कम सीटें मिली तो जेडीयू का टूटना तय है। भाजपा ने पहले से ही जेडीयू कोटे की 17 सीटें खाली रखी है। अभी बीजेपी में उम्मीदवार चयन की जो कवायद चल रही है, उसमें उसकी जीती 17 सीटें भी शामिल है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीटों के बंटवारे में सहमति न बन पाने की स्थिति में जेडीयू सांसद भाजपा की ओर भागेंगे और उन्हें एकोमोडेट करने की नैतिक जिम्मेवारी भाजपा की होगी। इसलिए नीतीश कुमार की जीती सीटों पर बीजेपी अपने जिताऊ उम्मीदवार तलाशेगी। जेडीयू आरजेडी के कुछ विधायक भी लोकसभा का चुनाव लड़ने को बेताब है। ऐसे लोगों में आरजेडी के सुनील कुमार सिंह, जेडीयू के महेश्वर हजारी जैसे लोगों के नाम गिनाए जाते रहे हैं। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास भी है, तभी तो महागठबंधन विधायक दल की बैठक में उन्होंने सुनील कुमार सिंह की बखिया उधेड़ दी थी। बताते हैं कि नीतीश ने महेश्वर हजारी की भी अलग से क्लास ली थी। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति आने से पहले ही अपने कील काटे दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। कभी नीतीश कुमार काफी करीब रहे और अभी जनसुराज यात्रा पर बिहार का भ्रमण कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अक्सर कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। वे दावा करते हैं कि हरिवंश जैसे कुछ नेता को नीतीश ने अपने एजेंट के तौर पर पहले से ही बीजेपी के साथ लगा रखा है। अगर नीतीश एनडीए में लौटते हैं तो सीटों को लेकर कोई समस्या शायद ही सामने आए। भाजपा सिर्फ एक शर्त नीतीश के सामने रख सकती है कि सीएम का मौजूदा कार्यकाल वे भले ही पूरा कर ले, लेकिन 2025 का कार्यकाल भाजपा के लिए छोड़ दे। नीतीश को इस पर कोई आपत्ति इसलिए नहीं हो सकती है कि आरजेडी के साथ जाने के बाद उन्होंने खुद 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर रखी है। इंडिया अलायंस का केंद्र की सत्ता में आना तय नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वापसी सर्वेक्षणों में पक्की मानी जा रही है। ऐसे में सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश को बीजेपी कम से कम राज्यपाल तो बना ही सकती है। नीतीश कुमार को जब भी किसी का साथ छोड़ना होता है तो वे माकूल बहाने तलाश लेते हैं। वर्ष 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ इसलिए छोड़ा था कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी
उन्होंने इसी बहाने आरजेडी का साथ छोड़ा था। अब तो तेजस्वी चार्जशीट हो गए हैं। ईडी ने भी उन्हें जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ का समन जारी कर दिया है। सीटों के बंटवारे की खींचखींच तो ही है। इंडिया अलायंस ने नीतीश के योगदान को भी भुला दिया है। ऐसे में उनकी कोशिश यही होगी कि इन्हीं बातों को मुद्दा बनाकर वे आरजेडी का साथ छोड़ दे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि वह नाराज है। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने दावा किया है कि वह नाखुश नहीं है। उनके लिए पूरा प्लान तैयार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं। पिछले कुछ दिनों से पद से हटने के बाद भी जिस तरह से वे मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, उससे कुछ लोगों ने कयास लगाया है कि वह मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने से नाखुश है। दरअसल 64 साल के शिवराज सिंह चौहान के पास लंबी राजनीतिक पारी बची हुई है। उधर बीजेपी सूत्रों ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान की नाखुशी की बातें गलत है। उन्होंने बताया कि उनके मामले में सब कुछ तय योजना के अनुसार चल रहा है। जल्द ही शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल भी चुके हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद नड्डा का पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा। अटकलें लग रही है कि उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की चर्चा है। संभव है कि किसी बड़े राज्य का प्रभार उन्हें दिया जाएगा। हाँ, वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। उनके लिए पार्टी के अंदर भी आगे की राह को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वैसे एक बीजेपी नेता ने बताया कि अभी तो वसुंधरा अपने बेटे के लिए फिर से लोकसभा का टिकट हासिल कर ले तो वही बड़ी बात होगी। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में रिजल्ट के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर वो गए। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे लंबी बातचीत हुई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण जाने के संकेत भी दिए थे। दिल्ली से लौटने के बाद वह अमरकंटक प्रवास पर है। अजरबैजान और भारत के रिश्तों में तल्खी बढ़ती ही जा रही है। आर्मीनिया से भारत की नजदीकी अजरबैजान को चुभ रही है। अजरबैजान के नववर्तमान राजदूत अशरफ ने आर्मीनिया को हथियार देने पर भारत से नाराजगी जताई है। साथ ही कश्मीर मुद्दे को हवा देते हुए कहा कि हम इस मामले में पाकिस्तान के साथ हैं। अजरबैजान ने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। भारत में अजरबैजान के निवर्तमान राजदूत अशरफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर को लेकर हमारा रुख साफ है। हम इसमें पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर हमारा स्टैंड 30 साल के जैसा है। हम कश्मीर के मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएनए के प्रस्ताव के तहत हल चाहते हैं। ये पूरे साउथ एशिया में शांति के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन करने की भी बात कही है। जिस तरह से अजरबैजान ने पाकिस्तान को समर्थन का ऐलान किया है, वो भारत के लिए भी चिंता का सबब हो सकता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने इससे पहले 2020 में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अलीयेव ने उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बैठक में कश्मीर मुद्दे पर उनको समर्थन जताया था। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने तब कहा था कि दावोस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने उनको भरोसा दिलाया है कि कश्मीर मुद्दे पर उनका देश हमेशा ही पाकिस्तान के साथ है। इसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान में अजरबैजान के राजदूत खजर ने भी इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अजरबैजान की अखंडता से जुड़े सभी मामलों का खुलकर समर्थन किया है और वह भी पाक को समर्थन देते हैं। अजरबैजान की पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की से भी नजदीकी लगातार बढ़ रही है। अजरबैजान की आर्मीनिया के साथ दुश्मनी जगजाहिर है। भारत के रिश्ते हाल ही के साल में आर्मीनिया से लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत की ओर से आर्मीनिया को हथियार की सप्लाई भी की जा रही है। आर्मीनिया को भारत की हथियार सप्लाई पर भी अजरबैजान के राजदूत अशरफ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार को आर्मीनिया को हथियार बेचने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये हथियार आर्मीनिया में विद्रोही ताकतों तक
पहुंच रहे हैं, जो क्षेत्र के शांति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव ने भी आर्मीनिया को हथियार देने पर भारत पर गुस्सा निकाल चुके हैं। वो बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों की जासूसी की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूच युवकों को गायब कर देते हैं और कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। इसी तरह की घटना को लेकर हजारों की संख्या में बलूच महिलाओं ने इस्लामाबाद घेरने का ऐलान किया, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और भारी संख्या में गिरफ्तारी भी की। बलूचिस्तान में लोगों के गायब होने और गैर न्यायिक हत्याओं के खिलाफ बलूच महिलाओं के नेतृत्व में एक मोर्चा बुधवार को इस्लामाबाद की तरफ शुरू किया गया, जिसके इस्लामाबाद के करीब पहुंचने से पहले ही पाक सरकार टूट पड़ी। इस मोर्चे को रोकने के लिए पाकिस्तान की कार्यवाहक काकर सरकार ने बेहद कड़ा रुख दिखाया। इस्लामाबाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नेशनल प्रेस क्लब तक पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर लाठियां बरसाई और आंसू गैस के ओले दागे। इस दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे इस प्रदर्शन पर जिस तरह का रुख पाक ने सुरक्षा बलों और पुलिस ने दिखाया है, उसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार बलोच महिलाओं से क्यों डर रही है और वह उनको प्रदर्शन की इजाजत क्यों नहीं दे रही है? इस पर पाकिस्तानी विशेषज्ञ अब्दुल समद याकूब और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन ने बातचीत में बताया कि इसकी वजह बताई है कि याकूब ने कार्यवाहक सरकार की ओर से पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा, मैं बलूच लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। वे भी पाकिस्तान के समान नागरिक है और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी बेहद ठंडे तापमान में तरबुत से इस्लामाबाद आए और उनके साथ जिस तरह के व्यवहार किया गया वो शर्मनाक है। सरीन ने याकूब की इस बात पर कहा कि बलूच आबादी को पाकिस्तान में कभी भी समान नागरिक नहीं माना गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से सिर्फ इसलिए डरती है क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनसे कैसे निपटना है। उनके पास शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से निपटने का केवल एक ही साधन है, वो है ताकत का इस्तेमाल। वह हर एक प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक रोकना ही जानते हैं। याकूब ने बलूचों के न्यायतर हत्याओं के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। याकूब ने ये भी कहा कि कोई सरकार के खिलाफ बंदूक उठाता है तो स्टेट को उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। किसी को ये भी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वह बंदूक उठाकर हिंसा का सहारा ले, लेकिन सरकार को भी ये महिलाओं के शांति से निकाले जा रहे मार्च पर लाठियां नहीं चलानी चाहिए। इस समय देश में 35 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इनमें अमृतसर नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। यह पंजाब की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। लंबे इंतजार के बाद पंजाब को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। वैसे तो वंदे भारत ट्रेन पंजाब से होकर गुजरती है, लेकिन पंजाब के लिए सीधी कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं है। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को पंजाब के लुधियाना में स्टॉपेज कर दिया गया था। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई नई दिल्ली अब अदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस चंडीगढ़ और आनंदपुर साहब में रुकती है। अब पहली बार सीधे पंजाब के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। पंजाब सरकार ने अमृतसर और भटिंडा से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें अमृतसर दिल्ली के अलावा अयोध्या आनंद विहार, वैष्णो देवी दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु और चालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी और अब तक 35 ऐसी ट्रेनें शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में वाराणसी नई दिल्ली रूट पर दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर से नई दिल्ली के बीच करीब 450 किलोमीटर का सफर करीब 5 घंटे में पूरा करेगी। फिलहाल इसे अंबाला और लुधियाना पर ही स्टॉपेज दिया गया है।
इसे जालंधर में स्टॉपेज नहीं दिया गया है। यह ट्रेन सुबह 7:55 पर अमृतसर से रवाना होगी और दोपहर 1:05 पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर बाद 1:40 पर खुलेगी। शाम 6:50 पर अमृतसर पहुंचेगी। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है, जबकि भारत की इकोनॉमी को लांछे मार रही है। जापान के सबसे बड़े बैंक ने भी भारत में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। 9 मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की तारीख जल्द आ सकती है। इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। अटकलें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल हो रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन को हाल ही में कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का चीन से मोहभंग होने लगा है। इनमें जापान के सबसे बड़े MUFG का नाम भी शामिल हो गया है, जो एक बैंक है। इस बैंक ने अब भारत में अपना निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ के 7% रहने का अनुमान है, जो बड़े देशों में सबसे ज्यादा है। भारत कैपिटल मार्केट्स के लिए ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। यही वजह है कि दुनिया भर की प्राइवेट इक्विटी कंपनियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत का रुख कर रहे हैं। MUFG के CEO कामेजावा ने कहा है कि भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कोई चुनौती नहीं है, यह होनी ही चाहिए। जापान के इस सबसे बड़े बैंक ने हाल ही के वर्ष में भारत में अपना निवेश बढ़ाया है। पिछले साल अगस्त में बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी ब्रांच खोली थी। साथ ही बैंक ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक फंड स्थापित किया है। इस महीने उसने एक भारतीय फिनटेक कंपनी DMI फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है। एक रिपोर्ट्स की माने तो कामेजावा ने कहा है कि हम भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत बैंक के बैंक ऑफिस ऑपरेशन सेंटर का काम करता है। चीन की तुलना में भारत में ज्यादा संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत ऐसे निवेश को आकर्षित कर सकता है जो चीन से बचना चाहता है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की तारीख जल्द आ सकती है। इसका पूरा खाका तैयार हो गया। अटकलें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं। बीजेपी कैबिनेट विस्तार में कुछ पुराने चेहरों को ड्रॉप भी कर सकती है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार जल्द हो जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर गए थे। शुक्रवार की सुबह से दिल्ली में मुलाकात और मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। CM मोहन यादव ने दिल्ली में सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद CM मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। उनके साथ डिप्टी CM जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी थे। कहा जा रहा है कि मंत्रियों के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। मोहन यादव के दिल्ली से लौटने कैबिनेट विस्तार की तारीख आ गई है। बड़े नेताओं से मिलने से पहले CM मोहन यादव ने गुरुवार की रात MP के सांसदों को भोज दिया था। उनके साथ ही MP की राजनीति पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम समीकरणों पर दिग्गज नेताओं के साथ चर्चा हुई है। इसमें क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का भी खास ध्यान रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार में रहे कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। दरअसल इसके पहले की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों का दबदबा था। उनके कुछ समर्थक मंत्री चुनाव भी हार गए थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से भी मंत्रियों की संख्या इस बार कैबिनेट में कम होगी। कहा जा रहा है कि उनके खेमे के संभावित चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर CM मोहन यादव के साथ चर्चा हुई है। CM मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित नामों पर चर्चा हुई है। अमित शाह से सहमति मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मोहन यादव गए हैं। कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती बड़े चेहरों को एडजस्ट करने की है। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और रीति पाठक है। सवाल ये है कि लोग मोहन कैबिनेट में अगर शामिल होते हैं
कि उनकी भूमिका क्या होगी। अटकलें है कि इन बड़े चेहरों को कोई भारी भरकम मंत्रालय मिल सकता है। पहले फेज में 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पिछली सरकार में क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन की वजह से कई बार किचकिच की स्थिति उत्पन्न होती रही है। ऐसे में इस बार सबका ख्याल रखा जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हर क्षेत्र में बढ़त मिली है। हालांकि संभावना है कि इस बार बड़े चेहरों के साथ साथ मोहन कैबिनेट में नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर और गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना तय है। बीजेपी के कुछ नामचीन चेहरे इस बार ड्रॉप भी हो सकते हैं। ये वैसे चेहरे हैं जो बीजेपी की हर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। गुजरात के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री कुबेर सिंह डिंडोर और शिक्षा राज्य मंत्री ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए किताबों को लॉन्च किया। सरकार की तरफ से गीता जयंती की बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्र निर्माण गीता से ही संभव है। गुजरात के स्कूलों में अगले सत्र भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। गीता जयंती के मौके पर राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 8 के छात्र को गीता पढ़ाई जाएगी। पानशेरिया ने कहा कि भगवत गीता पढ़ने से छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा, उनका नजरिया बदलेगा। पानशेरिया ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पुस्तकों को भी लॉन्च किया है। उन्होंने ब्रह्मांड से लेकर पर्यावरण के बारे में भगवान श्री कृष्ण की बातों को, शिक्षाओं को छात्र जान पाए। पानशेरिया ने कक्षा 6 से 8वीं तक की पुस्तकों को लॉन्च करते हुए कहा कि छोटी उम्र में मिलने वाली शिक्षा जीवन पर्यंत याद रहती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा जब छोटे थे तो उन्होंने एक राजा हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा था। इस नाटक का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सत्य को अपनाया और उसे ही अपना हथियार बना लिया। पानशेरिया ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म का सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता हमारे संपूर्ण जीवन का सार है, जिसमें आध्यात्म, प्रबंधन, नेतृत्व, रचनात्मकता, संस्कार और कर्म उत्कृष्टता का विवेक ही श्रेष्ठ समाज के निर्माण के अनूठे हथियार है। भगवत गीता के उपदेश आज भी प्रासंगिक है। पानशेरिया ने कहा कि कर्तव्य, कर्म और सांसारिक जीवन की महत्ता का संदेश देने वाली गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं देते हुए मुझे खुशी है कि छात्र गीता का पाठ पढ़ेंगे और अपने जीवन में कठिनाइयों से हार नहीं मानकर ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करेंगे। पानशेरिया ने कहा कि गीता के पाठ से छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि किताबें देखने में छोटी लग रही है, लेकिन काफी उपयोगी शिक्षा दे रही है। कक्षा 6 से 8वीं कक्षा की इन पुस्तकों को शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।